यह कहानी है उस ऐतिहासिक मुकाबले की जिसने न केवल क्रिकेट के मैदान पर इतिहास रचा बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिलों में गर्व और गौरव की ज्वाला प्रज्वलित कर दी। एक ऐसी अविस्मरणीय पारी, एक ऐसा अविश्वसनीय पराक्रम जो क्रिकेट के इतिहास में फिर कभी दोहराया नहीं जा सका। मैंने बहुत सारी पारियां देखी है। मैं ये कहूंगा कि मैंने जो एक दिवसीय सर्वश्रेष्ठ पारी जो देखी है वो कपिल की 175 वाली। क्या बात है। 18 जून 1983 टनब्रिज वेल्स का यह नेविल ग्राउंड। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे, जैसे कोई अनहोनी अपना दस्तक दे चुकी हो। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसरा था, जैसे मानो हर सांस भारत की उम्मीदों के साथ थम सी गई हो। यह 1983 का विश्व कप था, जिस विश्व कप में भारत अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। इस विश्व कप के प्रारंभिक 2 मैचों में मिली जीत और उसके बाद 2 मैचों में लगातार हार के बाद अब भारत के इस विश्व कप के सफर का 5वां मैच करो या मरो की स्थिति में आकर खड़ा हो चुका था। 18 जून 1983 को भारत को अपना यह 5वां मैच जिम्बाब्वे के साथ खेलना था। रुकिए जरा, अगर आपको लग रहा हो कि यह मैच जिम्बाब्वे जैसी कमजोर टीम के साथ था तो इसमें इतना खास क्या था, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम उस समय कोई कमजोर टीम नहीं थी जैसा कि आज के लोग समझते हैं। यह 1980 का दशक था जब जिम्बाब्वे की टीम तूफानी गेंदबाजों और जुझारू खिलाड़ियों से सजी हुई थी। उनके तेज गेंदबाज पीटर रासन और केविन करन ने इसी टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को भी धूल चटा दी थी। उनकी गेंदबाजी इतनी खतरनाक थी कि बड़े से बड़ा बल्लेबाजी क्रम पावर प्ले में ही ढेर हो जाया करता था। लेकिन उस दिन भारत का एक 24 साल का युवा कप्तान मैदान पर उतरा और उसने एक ऐसी कहानी लिखी जो क्रिकेट के इतिहास में गीता जैसी ग्रंथ बन गई। यह मैच प्रारंभ हुआ, भारत ने टॉस जीता, लेकिन पिच को देखकर आज हर कोई हैरान था। यह पिच बल्लेबाजी के लिए कब्रिस्तान दिखाई दे रही थी, जहां गेंदें आज सांप की तरह लहराने वाली थी। लेकिन इस विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी भारतीय कप्तान कपिल देव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि भारत को इस मैच में न सिर्फ जीत की जरूरत थी बल्कि अपना रन रेट सुधारकर सेमीफाइनल के रेस में भी बने रहना था। क्योंकि इस विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ अंकों में बराबरी पर था और उसका रन रेट भारत से बेहतर था। इस मैच के बारे में भारतीय कप्तान कपिल देव ने अपनी आत्मकथा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में लिखा है, ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ अंकों में बराबर पर था। हमें इस मैच में पहले बल्लेबाजी करके लगभग 300 रन बनाने थे और जिम्बाब्वे को एक बड़े अंतर से पराजित करना था। यही समय की मांग थी और इसके सिवाय हमारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। अगर हमें सेमीफाइनल में जाना था तो हमें एक बड़ा स्कोर करना ही था। खैर, इस मैच में भारतीय पारी का प्रारंभ करने के लिए जब सुनील गावस्कर और के श्रीकांत ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल रहे थे, तब भारतीय कप्तान कपिल देव ने अपने इन दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों का हौसला बढ़ाते हुए कहा था कि जाओ और इस मैच में अपना सर्वस्व झोंक दो, ऐसी तूफानी बल्लेबाजी करना कि मुझे मैदान में आने की जरूरत ही न पड़े। कप्तान कपिल देव की यह बातें सुनकर सुनील गावस्कर और के श्रीकांत युद्ध भूमि के लिए निकल पड़े और कपिल देव इन दोनों योद्धाओं को मैदान में भेजकर खुद नहाने के लिए चल पड़े। लेकिन जैसे ही भारत की पारी प्रारंभ हुई, मैदान पर मातम छा गया, क्योंकि भारत का शीर्ष क्रम रेत के महल की तरह ढह गया। पहले ही ओवर में पीटर रासन की आग उगलती गेंद ने लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को बोल्ड कर दिया। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने भारतीय प्रशंसकों की सांसें चुरा ली हो। फिर केविन करन ने भी के श्रीकांत को बिना खाता खोले ही पवेलियन वापस भेज दिया। के श्रीकांत उस समय भारत के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज हुआ करते थे, लेकिन इस आग उगलती पिच पर और इस निर्णायक मैच में वे 13 गेंदें खेलकर अपना खाता भी नहीं खोल सके थे। कपिल देव अभी अपना दरवाजा बंद करके नहा ही रहे थे कि बलविंदर सिंह संधू आकर कपिल देव का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। मैदान पर मोहिंदर अमरनाथ कुल 19 गेंदें खेल चुके थे और 5 रन बनाकर भारत की कुछ हद तक उम्मीद भी जगाई थी। लेकिन पीटर रासन ने मोहिंदर अमरनाथ का भी विकेट लेकर भारत की उम्मीदों को एकदम ठंडा कर दिया। सिर्फ 6 रन के टोटल स्कोर पर भारत के 3 विकेट धराशायी हो चुके थे। एक तरफ जहां भारत के विकेट ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे थे, वहीं बलविंदर सिंह संधू की नॉक से कपिल देव के दरवाजे का शोर बढ़ता जा रहा था। लेकिन कपिल देव उस वक्त भी अपनी मस्ती में सावर ही ले रहे थे, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उनकी टीम मौत के मुंह में जा गिरी थी।
ड्रेसिंग रूम में पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस था। मैदान पर यशपाल शर्मा और संदीप पाटिल मौजूद थे और संदीप पाटिल अपनी किताब सैंडी स्टॉर्म में लिखते हैं कि हम इतने जल्दी आउट हो रहे थे कि 12वें खिलाड़ी सुनील वाल्सन भागते भागते मैदान पर आए और हमसे कहा कि कपिल देव अभी सावर ले रहे हैं, कम से कम उतनी देर तक तो पिच पर टिक कर बल्लेबाजी कर लो जितनी देर तक कपिल नहा कर बाहर न आ जाएं। और 12वें खिलाड़ी सुनील वाल्सन जैसे ही यह मैसेज देकर ड्रेसिंग रूम में पहुंचे, तब तक केविन कुरेन ने संदीप पाटिल का भी विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। महज 9 रन के टोटल स्कोर पर अब भारत के 4 विकेट धराशायी हो चुके थे। भारत के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज सुनील गावस्कर और के श्रीकांत बिना खाता खोले आउट हुए थे और मोहिंदर अमरनाथ 5 और संदीप पाटिल महज 1 रन बनाकर जिम्बाब्वे के इन खतरनाक गेंदबाजों का शिकार हो चुके थे। उस समय टीवियों का जमाना नहीं था और भारत में रेडियो पर कमेंट्री सुन रहे लोग अपना सिर पकड़कर ऐसे बैठ गए थे जैसे दांव पर लगा देश का गौरव टूटकर चकनाचूर हो गया हो। जिम्बाब्वे के प्रशंसक अपनी शैंपेन की बोतलें खोलकर ऐसे जश्न मना रहे थे जैसे हार के पहले ही भारत की हार तय हो चुकी हो। इधर बलविंदर सिंह संधू के लगातार पीटने पर जब कपिल देव ने अपना दरवाजा खोला तो देखा कि भारत के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मुंह लटकाकर बैठे हैं। कपिल देव ने पूछा स्कोर क्या है, तो मैनेजर मान सिंह ने बताया कि 9 रन के टोटल स्कोर पर 4 वापस आ चुके हैं। मैनेजर मान सिंह की ये बातें सुनकर कपिल देव एक पल के लिए जैसे पत्थर की मूर्ति बन गए। ना कोई शब्द, ना कोई प्रतिक्रिया, जैसे उनके भीतर का ज्वालामुखी अचानक राख में बदल चुका हो। इधर मैदान पर अंपायर बैरी मेयर समय पर क्रीज पर न पहुंचने के कारण कपिल को आउट घोषित करने के कगार पर थे, लेकिन ठीक उसी वक्त भागते भागते मैदान पर कप्तान कपिल देव की दस्तक होती है और सिर्फ 9 रन पर 4 विकेट गिर जाने के बाद जब भारतीय कप्तान कपिल देव मैदान में आए थे, तब जिम्बाब्वे के इन खिलाड़ियों और उनके समर्थकों की यह हंसी बता रही थी कि उन्होंने भारत के हाथों से यह मैच छीन लिया था। उनकी ये हंसी बता रही थी जैसे उन्होंने भारत के सपनों को भारत की आंखों से भींच लिया था। ये हंसी सिर्फ खुशी की नहीं थी, इस हंसी में एक ऐसी निश्चिंतता थी जो मानो कह रही थी कि भारत की पराजय अब हमारे हाथों से सुनिश्चित है। और दूसरी तरफ भारतीय खेमे में एक ऐसा सन्नाटा था जैसे किसी उम्मीद ने अभी अभी अपना दम तोड़ा हो। लेकिन जहां पूरी दुनिया ने यह मान लिया था कि भारत की हार तय है, वहीं किस्मत ने भारत के लिए एक आखिरी पन्ना मोड़कर रख दिया था। जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाजों की प्रचंड ज्वाला में जल चुके भारत के जज्बातों की राख में अभी चिंगारी बाकी थी और उस चिंगारी से जिम्बाब्वे के संपूर्ण उम्मीदों और उसके अहंकार का दहन होना भी अभी बाकी था, क्योंकि मैदान पर अब भारत का एक ऐसा योद्धा अपना कदम रख चुका था जो अपने वतन की अस्मिता, उम्मीद और उसकी आत्मा की आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए आज इतिहास की सारी हदों को पार करने वाला था। खैर, कपिल के आने के बाद अभी कपिल सेट भी नहीं हुए थे, तब तक यशपाल शर्मा भी अपना विकेट खोकर पवेलियन वापस जाने लगते हैं। भारत के स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 17 रन दिखाई दे रहे थे और भारत के टॉप ऑर्डर के 5 बल्लेबाज पवेलियन लौटकर अब अपने वतन के हार का इंतजार कर रहे थे। अपनी आंखों के सामने अपनी टीम की यह बेबसी देखकर भारतीय कप्तान की आंखें परस पड़ती हैं। लेकिन अफसोस, बीच मैदान पर भारतीय कप्तान के वह आंसू आप देख नहीं सकते हैं, क्योंकि इस ऐतिहासिक मैच की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी थी। ऐसा कहा जाता है कि बीबीसी की स्ट्राइक की वजह से इस मैच की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी थी और भारत के लिए उस ऐतिहासिक और मार्मिक दृश्य को इतिहास के पन्नों से छीन लिया गया था और कपिल देव के वह आंसू जो भारत की टूटती उम्मीदों के स्याही थे, वह सिर्फ कपिल देव की पलकों में कैद होकर रह गए। खैर, यह एक ऐसा पल था जब दुनिया ने मान लिया था कि भारत का विश्व कप अब समाप्त हो चुका है। कमेंट्री बॉक्स से भी भारतीय टीम के पराजय और इस विश्व कप में भारत के अंत की घोषणा हो रही थी। कुछ भारतीय क्रिकेट फैंस अब अपने टिकट को फाड़कर अपने घरों को वापस लौट रहे थे, लेकिन जो लोग रुके उन्होंने एक ऐसा इतिहास देखा जो इतिहास किसी कैमरे में कैद नहीं हो सका। कपिल देव की नजरें स्टेडियम में बैठे उन 4000 दर्शकों पर पड़ी, जिनमें से कुछ भारतीय प्रशंसकों का चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। लेकिन यह सब कुछ इस कहानी का सिर्फ एक पन्ना था, क्योंकि इस मैच में जब भारत के कपिल ने खेलना प्रारंभ किया तो पूरी दुनिया बस देखती रह गई, क्योंकि उस वक्त मैदान पर कोई आम खिलाड़ी नहीं बल्कि भविष्य के भारतीय क्रिकेट की आत्मा खेल रही थी। वर्तमान ने जिसको कपिल का नाम दिया था और इस देव ने देवता बनकर अकेले ही पूरे राष्ट्र की उम्मीदों का भार अपने हाथों से थाम लिया था।
उस दिन हवाओं ने आंधियों के साथ मिलकर हौसलों को झुकाने की हर कोशिश की, पर वो चिराग जो भारत की उम्मीदों से जला था वह बुझने से इनकार करता रहा। उस दिन तूफान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, मगर भारत का यह चिराग अब जलता हुआ वह सूर्य बन चुका था जिसने डूबने से इनकार कर दिया था। कपिल देव ने रोजर बिन्नी के साथ मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया और रोजर बिन्नी को बस एक ही बात कही, तुम बस क्रीज पर टिके रहो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। 6वें विकेट के लिए कपिल देव और रोजर बिन्नी के बीच 60 रनों की साझेदारी हुई, लेकिन 22 रन बनाकर रोजर बिन्नी भी LBW हो जाते हैं। इस समय भारत का स्कोर था 77 रन और 6 विकेट, और रोजर बिन्नी के जाने के बाद रवि शास्त्री भी सिर्फ 1 रन बनाकर भारत की वापसी की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फेर देते हैं। सिर्फ 78 रन के बेहद मामूली स्कोर पर अब भारत के 7 विकेट गिर चुके थे। ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा पसरा था। स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट फैंस की कुर्सियां खाली हो रही थी। भारत में भी लोग अपनी अपनी रेडियो बंद करके मायूस हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ 100 रनों के अंदर पूरी भारतीय टीम बिखर जाएगी। मैदान में कपिल देव स्तब्ध थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके बल्लेबाज कौन सा नशा करके आ रहे हैं और लड़खड़ाते हुए चले जा रहे हैं। हर बल्लेबाज को जैसे पिच पर आते ही लौट जाने की जल्दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई क्रिकेट की टीम न होकर नशे में लड़खड़ाती कोई बारात हो, जिसमें हर कोई झूमते हुए आया और बेमतलब वापस लौट गया। कपिल देव की आंखों में दर्द भी था और गुस्सा भी। वो न चीख सकते थे और न ही चुप रहना आसान था। रवि शास्त्री के जाने के बाद मदन लाल आ चुके थे। कपिल देव ने मदन लाल के साथ 49 रनों की साझेदारी की और तब तक लंच हो गया। भारत अपने 7 विकेट खोकर 127 रन बना चुका था और लंच होने के बाद कपिल देव जब ड्रेसिंग रूम में आए तब कोई भी भारतीय बल्लेबाज कपिल देव से नजरें नहीं मिला पा रहा था। सभी खिलाड़ियों की नजरें शर्म से झुकी हुई थी। सभी खिलाड़ियों के चेहरे पर दर्द का साया था, क्योंकि इस मैच को हार जाने के बाद भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना भारत की आंखों में ही दम तोड़ देता, और इस टूटते सपने की टीस हर भारतीय खिलाड़ी की निगाहों में नमी बनकर तैर रही थी। सभी खिलाड़ियों को पता था एक हार, सिर्फ एक हार, और पूरा टूर्नामेंट भारत के हाथों से रेत की तरफ फिसल जाएगा। और इस हार के बाद विदेशी मीडिया में भारत के बेइज्जती की एक ऐसी कहानी लिखी जाती जिसे ना तो भारतीय खिलाड़ी भूल पाते और ना ही करोड़ों भारतवासी। संपूर्ण भारत की आंखों में एक गहरा दर्द था जिसे शब्दों में नहीं केवल मौन में देखा जा सकता था। हालात बता रहे थे कि इस मैच में भारत की पराजय निश्चित है और संपूर्ण भारत इस पराजय को मन ही मन स्वीकार कर चुका था, सिवाय भारत के उस कप्तान के जो इस अंधेरी रात में भी काले बादलों को चीरकर अपने हाथों से सूरज को खींच लाने की जिद पालकर बैठा हुआ था। और लंच के बाद जब वह कप्तान मैदान पर लौटा तो उस कप्तान के तेवर बदल चुके थे। चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प था कि अब खेल नहीं होगा बल्कि इतिहास के साथ खेला जाएगा। कपिल की आंखों का गुस्सा अब प्रहार का रूप ले चुका था, लेकिन लंच के बाद भारत के खाते में अभी सिर्फ 13 रन ही जुड़ पाए थे कि केविन करन ने मदन लाल का भी विकेट लेकर भारत की उम्मीदों पर एक और प्रहार कर दिया। अब भारत का स्कोर था 140 रन और 8 विकेट। अब भारत के लिए कोई खास उम्मीद नहीं बची थी, लेकिन तभी क्रीज पर आए सैयद किरमानी, वह खिलाड़ी जिसके बिना कपिल की यह कहानी अधूरी है। वह खिलाड़ी जिसने उस दिन कपिल को वह सहारा दिया, जिस सहारे ने भारतीय क्रिकेट के इतिहास में वह सुनहरा अध्याय जोड़ा, जिस अध्याय पर भारतीय क्रिकेट की नींव खड़ी हुई। किरमानी ने कपिल से कहा, कैप्स तुम अब अपना असली खेल खेलो और मैं एक छोर को संभालता हूँ। और सैयद किरमानी के आने के बाद शुरू हुआ कपिल का वह तूफान जिसने विश्व क्रिकेट के इतिहास के सारे पन्नों को फाड़कर एक नया इतिहास लिखा। किरमानी ने अपने वादे के अनुसार एक छोर को संभाल लिया, और सिर्फ एक छोर को संभाला ही नहीं बल्कि सिंगल्स लेकर स्ट्राइक भी कपिल के हाथों में सौंपते रहे। किरमानी के आने के बाद कपिल ने अपने बल्ले से आग उगलनी शुरू की और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर ऐसा कहर बरपाया कि स्टेडियम में बैठे दर्शक और रेडियो पर इस मैच की कमेंट्री सुन रहे लोग स्तब्ध रह गए। हवा का रुख बदल चुका था। सन्नाटे की जगह अब एक गर्जना थी और मैदान पर कोई खिलाड़ी नहीं बल्कि भारत का संकल्प खड़ा था। पीटर रासन की तेज गेंदें, केविन करन की स्विंग और डंकन फ्लेचर की चालाकी सब कपिल के बल्ले के सामने नतमस्तक हो रहे थे। कपिल का बल्ला अब एक ऐसी तलवार बन चुका था जो जिम्बाब्वे के गेंदबाजी आक्रमण के सीने पर वार कर रहा था।
हर ओवर में हर गेंदबाज पर चौके और छक्कों की बारिश हो रही थी और जो रन स्कोरबोर्ड पर चढ़ रहे थे वह अंकों में नहीं बल्कि आत्मविश्वास में गिने जा रहे थे। कपिल के बल्ले से निकला हर चौका, हर छक्का एक तमाचा था हर उस शख्स के मुंह पर जो भारत के पराजय की भविष्यवाणी कर चुके थे। भारत के खाते में जैसे जैसे रन बढ़ रहे थे वैसे वैसे भारत की रीढ़ सीधी होती जा रही थी। देखते ही देखते भारतीय क्रिकेट के देव कपिल देव ने जिम्बाब्वे के सभी गेंदबाजों को मार मार कर लहूलुहान कर दिया। 49वें ओवर में कपिल ने अपनी इस ऐतिहासिक पारी की सेंचुरी पूरी की। पूरा विश्व क्रिकेट स्तब्ध था क्योंकि भारत का यह कप्तान क्रिकेट की दुनिया की एक अद्भुत, अविश्वसनीय और अविस्मरणीय पारी खेल रहा था। उधर ड्रेसिंग रूम में बैठे सुनील गावस्कर, मोहिंदर अमरनाथ, यशपाल शर्मा, संदीप पाटिल के श्रीकांत एक कोने में अपना सर छुपाए बैठे थे। इस घटना के बारे में संदीप पाटिल अपनी आत्मकथा सैंडी स्टॉर्म में लिखते हैं, हम अपने आप को दुनिया की नजरों से छुपा लेना चाहते थे। हम में हिम्मत नहीं बची थी कि हम ऊपर जाकर मैच देखें। करीब 20 मिनट बाद जब हमें दर्शकों का शोर सुनाई दिया, उसके हर 5 मिनट बाद हमें और शोर सुनाई देता और हम सोचते कि क्या भारत का कोई और विकेट गिर गया है या फिर कोई चौका या छक्का पड़ रहा है। यकीनन हमें कुछ भी नहीं पता था। संदीप पाटिल इस घटना के बारे में आगे लिखते हैं, आखिरकार श्रीकांत ने हिम्मत करके सबसे पहले ऊपर जाने का निश्चय किया और उसके बाद एक एक करके हम सभी यह मैच देखने के लिए ऊपर चले गए। उसके बाद हम सब भारतीय कप्तान के उस ऐतिहासिक पारी का गवाह बने। कपिल की इस ऐतिहासिक पारी को देखकर भारतीय टीम के साथ साथ टीम के मैनेजर पीआर मान सिंह के मन में एक अंधविश्वास भी जन्म ले चुका था। मैनेजर मान सिंह ने अपने सभी खिलाड़ियों को सख्त हिदायत दे रखी थी कि कोई भी खिलाड़ी अपनी जगह से हिलेगा तक नहीं। सुनो सब लोग, जब तक कपिल बैटिंग कर रहा है कोई भी नहीं हिलेगा अपनी जगह से। के श्रीकांत को टॉयलेट जाने की जरूरत थी लेकिन मैनेजर पीआर मान सिंह ने सख्ती से कहा, वहीं रुको, एकदम स्टैचू। अगर कपिल की पारी टूटी तो जिम्मेदार तुम ही होगे। रोमी, कोई हिलेगा नहीं। उस समय टीम के लिए कोई कोच नहीं हुआ करता था, टीम का मैनेजर ही टीम के लिए सब कुछ हुआ करता था और यह टीम के मैनेजर मान सिंह का ही आदेश था कि कोई भी खिलाड़ी कपिल की इस पारी के दौरान अपनी जगह से हिलेगा तक नहीं। और मान सिंह के इस आदेश का पालन करते हुए सभी खिलाड़ी लंच के बाद से कपिल की इस पारी के दौरान अपनी अपनी जगह से हिले तक नहीं थे। और अपनी इस ऐतिहासिक पारी के दौरान कपिल जब अपने 160 रनों के निजी स्कोर तक पहुंचे तो बालकनी में जहां भारतीय टीम और टीम के मैनेजर मौजूद थे उन सब के अंदर एक अजीब सी खामोशी छा गई। सुनील गावस्कर ने अपनी किताब आइडल्स में इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा है कि जब कपिल 160 रन के निजी स्कोर पर पहुंचे तो हम सब का दिल जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि हमें पता था कि कपिल देव वनडे क्रिकेट में न्यूजीलैंड के ग्लेन टर्नर के 171 रनों के हाईएस्ट रिकॉर्ड को तोड़ने से अब महज 12 रन दूर हैं। लेकिन कपिल अपने खेल में इतने तल्लीन थे कि उन्हें इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड का आभास ही नहीं था। हम सबको डर लग रहा था कि कहीं बड़ा शॉट खेलने की जल्दबाजी में कपिल आउट होकर इस रिकॉर्ड से चूक ना जाएं। कपिल देव को इस रिकॉर्ड की कोई खबर नहीं थी और होती भी कैसे। वो आज किसी रिकॉर्ड के लिए थोड़े बल्कि वो तो आज अपने भारत के लिए खेल रहे थे। मैनेजर मान सिंह से लेकर हर खिलाड़ी की नजर कपिल देव पर टिकी थी। सबकी सांसें थम सी गई थी, जैसे वक्त रुक सा गया हो। खैर कुछ मिनट बाद वह पल आया जब कपिल देव ने यह सिंगल लेकर 172 रन पूरे किए और विश्व क्रिकेट में वनडे क्रिकेट के सबसे हाईएस्ट स्कोर को ध्वस्त करके भारत की एक नई इबारत लिख दी थी। और जब कपिल देव ग्लेन टर्नर के इस 171 रनों के रिकॉर्ड को तोड़कर 172 रन पर पहुंचे थे, तब जाकर भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी अपनी पोजीशन छोड़ी थी और पूरा स्टेडियम कपिल के इस ऐतिहासिक पारी के सम्मान में खड़ा होकर तालियों के शोर में डूब गया था। कपिल देव के द्वारा लिए गए इस सिंगल के बाद स्टेडियम में अचानक उठे तालियों के इस सैलाब से कपिल देव हैरान थे। उन्होंने सैयद किरमानी से जाकर पूछा, किरी, मैंने इतने चौके और छक्के लगाए तब भी इतनी तालियां नहीं बची, लेकिन मेरे एक सिंगल लेने पर सभी लोग खड़े होकर इतना शोर क्यों कर रहे हैं? तभी अंपायर बैरी मेयर ने मुस्कुराते हुए आकर कहा, कपिल, तुमने वनडे क्रिकेट का सबसे हाईएस्ट स्कोर बना दिया है। तुमने ग्लेन टर्नर के 171 रनों के हाईएस्ट रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है।
तब जाकर भारतीय क्रिकेट के इस देव कपिल देव ने अपना बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया था। कपिल देव ने हार की दहलीज पर खड़े इस मैच में 138 गेंदों में 175 रनों की एक ऐतिहासिक नॉट आउट पारी खेली और जो भारत एक समय 17 रन पर अपने 5 विकेट खोकर हार के दलदल में जा फंसा था, उस दलदल से निकालकर 266 रनों के एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया था। लेकिन इस मैच में कपिल देव का तूफान जितना यादगार था उतना ही महत्वपूर्ण था सैयद किरमानी का योगदान। सैयद किरमानी 90 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे जब भारत सिर्फ 140 रन के टोटल स्कोर पर अपने 8 विकेट गंवा चुका था, लेकिन किरमानी के शांत और समझदारी भरे बल्लेबाजी ने कपिल देव को और घातक बना दिया था। 9वें विकेट के लिए इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 126 रनों की नाबाद साझेदारी हुई थी, जो उस समय एक विश्व रिकॉर्ड थी। खैर 175 रनों के इस नॉट आउट पारी को खेलने के बाद जब भारतीय कप्तान कपिल देव पवेलियन वापस लौटे तो सभी भारतीय खिलाड़ियों की आंखें गर्व और गौरव से भर आई थी। सुनील गावस्कर ने रूंधे गले के साथ कपिल को पानी का ग्लास पकड़ाते हुए कहा था, कपिल, यह हमारा दुर्भाग्य है कि इस ऐतिहासिक पारी को दुनिया ने मिस कर दिया, क्योंकि बीबीसी की स्ट्राइक के कारण इस मैच को लाइव नहीं दिखाया जा सका, इस मैच की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं था। आइए जानते हैं उस सच को भी जो हमारी नजरों से छुपाया गया। उस दिन कैमरे मौजूद थे, लाइट्स ऑन थी, रिकॉर्ड बटन दबा हुआ था, पर सिर्फ 3 मैदानों पर जहां बड़ी टीमें खेल रही थी। 18 जून 1983 का यह दिन, उस दिन इस विश्व कप के 4 मैच खेले जा रहे थे। लॉर्ड्स के मैदान पर वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थे। कैमरे चालू थे, हर गेंद रिकॉर्ड हो रही थी क्योंकि दोनों टीमें बड़ी थी और व्यूअरशिप के लायक थी। दूसरा मैच मैनचेस्टर में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा था। इंग्लैंड खुद मेजबान टीम थी तो कैसे नहीं होता कवरेज। मेजबान टीम खुद जो खेल रही थी और इस विश्व कप के दावेदार के रूप में देखी भी जा रही थी। तीसरा मैच डर्बी के मैदान पर श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा था और इस मैच के लिए भी बीबीसी ने एक कैमरा हाइलाइट्स के लिए भेज रखा था, क्योंकि यह दोनों टीमें भी व्यूअरशिप के लिए अच्छी थी। अब आते हैं इस दिन के चौथे मैच पर। ट्यूनब्रिज वेल्स का यह मैदान जहां खेला जा रहा था भारत और जिम्बाब्वे का यह उपेक्षित मैच। ना कोई कैमरा, ना कोई माइक, ना कोई फ्रेम। आखिर क्यों? क्योंकि उनकी नजरों में भारत एक छोटी टीम थी जो इस विश्व कप में सिर्फ हिस्सा लेने आई थी, जीतने नहीं। लेकिन कप्तान कपिल देव की इस ऐतिहासिक 175 रनों की पारी के बाद जब पूछा गया कि इस मैच की फुटेज कहाँ है, तो बीबीसी ने कहा, हम स्ट्राइक पर थे। कितना अजीब संजोग था कि सिर्फ भारत के मैच पर स्ट्राइक का असर दिखा था, बाकी 3 मैदानों पर कैमरे बड़े आराम से घूम रहे थे। जबकि सच यह था, यह एक उपेक्षा थी भारत के क्रिकेट की, साथ साथ भारत की, क्योंकि भारत के संघर्ष को देखने लायक समझा ही नहीं गया। बाकी 2 मैचों की रिकॉर्डिंग हो रही थी। तीसरे मैच के लिए भी हाइलाइट्स के लिए कैमरा भेज दिया गया था, पर भारत के लिए कुछ भी नहीं था, ना कैमरा, ना फुटेज, ना इज्जत। क्योंकि हम उनकी नजरों में एक पैसेंजर टीम थे, एक ऐसी टीम जो आई है सिर्फ हार कर वापस लौट जाने के लिए। लेकिन बाजार के उन विशेषज्ञों को भला कौन समझाए कि जिस मैच को वे बेहद बेकार समझ रहे थे, वहीं पर इतिहास लिखा जा रहा था। खैर, जब जिम्बाब्वे ने 267 रनों के इस विशाल लक्ष्य का पीछा किया तो भारतीय गेंदबाजों ने पूरी जिम्बाब्वे के टीम को 235 रनों पर समेटकर 31 रनों से यह मैच जीत लिया और इस जीत ने पूरी भारतीय टीम में एक ऐसी ऊर्जा का संचार किया, उन्हें विश्वास दिलवाया कि हम किसी भी हालात में किसी को भी पराजित कर सकते हैं। और यह जीत भारत के विश्व कप अभियान का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसके बाद वाले मैच में भारत ने कंगारुओं को 118 रनों के विशाल अंतर से पराजित किया और सेमीफाइनल में अंग्रेजों को 6 विकेट से रौंदकर फाइनल में 2 बार की विश्व विजेता वेस्टइंडीज को 43 रनों से पराजित करके पहली बार 1983 का यह विश्व कप भारत के हवाले कर दिया। और बाद में उस समय के सभी भारतीय खिलाड़ियों ने अलग अलग मंचों से यह स्वीकार किया कि 1983 के इस विश्व कप पर भारत का नाम कपिल और कपिल की उस ऐतिहासिक पारी की वजह से अंकित हो सका था। कि कपिल साहब तो दिमाग में फतूरी था हरदम कि जीतेंगे, एक ओनली 1% पूरी टीम के अंदर उस समय मैं कह सकता हूँ। भैया बात सीधी सी है, उस पारी की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। If India won the 1983 World Cup, the man behind the show is our Kapil Dev. Definitely.
आपके लिए वनडे क्रिकेट की सबसे यादगार पारी कौन सी है, कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि उस एपिसोड की कहानी मैं आप लोगों के साथ साझा कर सकूं।